और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि जो हर साल शॉर्ट आते ही हैं, तो इस साल भी आएंगे ही। तो मे बी आई एम रॉन्ग, बट वो अगर हम करके जा रहे हैं तो वो प्लस ही होगा हमारे लिए। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। तो हमने ये कल भी किया था कि कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कल के 24 के भी पेपर में आया है, 2025 के पेपर में भी आया है, और अब हम कर रहे हैं 23 का पेपर, तो उसमें भी आया है। तो ये वही है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन लोग लायक हैं, केपेबल हैं और एबिलिटी है, कम्पिटेंट कौन कौन है। तो कम्पिटेंट सबसे पहली कंडीशन जो है वो है कि एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब 18 ईयर्स से प्लस होने चाहिए, और इन सम सिचुएशंस 21 ईयर्स होने चाहिए किसी किसी केस में। जैसे कि मैरिज है, तो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें 21 है, और यूजुअल केसेस में 18 है। नाउ ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए बंदा। साउंड माइंड का होना चाहिए इन द सेंस वो रैशनली सोचे, वो इनसेन ना हो। और वन सेकंड, आई जस्ट डू समथिंग। तो a person is considered of sound mind if they are capable of understanding the contract and forming a rational judgment about its effect upon their interest at the time it is made. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम वो साउंड माइंड होना चाहिए। हो सकता है कि बाद में इंटॉक्सिक होने की वजह से, अल्कोहल की वजह से, ड्रग्स की वजह से, या किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है बाद में वो साउंड माइंड ना हो, या फिर वो हमेशा साउंड माइंड का नहीं है वो बंदा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे, ड्यूरिंग वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, तब वो नॉर्मल साउंड माइंड की सिचुएशन में होना चाहिए, रैशनली सोचना चाहिए, इनसेन नहीं होना चाहिए। तो ये कैपेसिटी टेम्पररी होगी तो भी चलेगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पूरी तरह जब साउंड है वो ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कोई हो सकता है कि कभी वो डिप्रेशन में जाता है, कभी वो अल्कोहल के बाद अपने दिमाग में नहीं होता है अपनी सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का है, और किसी भी तरीके से वो नॉट डिसक्वालीफाइड हो लॉ के हिसाब से। अब लॉ के हिसाब से क्या नॉट डिसक्वालीफाइड होगा? दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स हु आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यू टू देयर लीगल स्टेटस। तो एक तो माइनर है जो कि ऑलरेडी फर्स्ट कंडीशन में कवर हो गया है, बट स्टिल बताया गया है कि लॉ के हिसाब से कौन से लोग डिसक्वालीफाइड हैं। मत तो नॉट डिसक्वालीफाइड है एक्चुअली, बट ये है कि दोज जो माइनर है, जो मेजोरिटी के एज में नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट उनके बिहाफ पे कोई उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जो उनका गार्जियन है वो कर सकता है। और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये हमने ऑलरेडी देखा, इंडिविजुअल्स हु लैक मेंटल कैपेसिटी, तो ये लोग हैं। और कन्विक्ट, अगर कोई कन्विक्ट है किसी क्राइम के लिए ऑलरेडी, किसके लिए? देखिए कन्विक्ट जो है, और कन्विक्ट मतलब वो साबित हो गया है कि वो क्राइम किया है, अक्यूज नहीं है। अक्यूज है तब तक प्रूफ नहीं हुआ है कि वो क्राइम उसने किया है या नहीं किया है, लेकिन अगर जो कन्विक्ट है, ऑलरेडी कन्विक्ट है किसी क्राइम के लिए, तो वो भी डिस्क्वालीफाइड है एज पर लॉ टू डू एनी सच कॉन्ट्रैक्ट। कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होंगे जिसमें कन्विक्ट को भी अलाउड है। फॉर एग्जांपल सिंपल कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि शूज़ खरीदने बेचने का, तो अगर वो क्राइम भी उसने किया हुआ है, कन्विक्ट भी है, जेल भी जाके आया है, बट ही कैन डू दैट कॉन्ट्रैक्ट। बट कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जहाँ पे कन्विक्ट्स के लिए डिस्क्वालीफाइड है, दे कैन नॉट डू दोज कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंट, जो इंसॉल्वेंट है, जो अपने डेट्स पे नहीं कर सकते हैं, जो जिनका दिवाला निकल गया है, तो वो लोग भी कोर्ट के हिसाब से अगर वो बोलते हैं कि कोर्ट ने अगर किसी को इंसॉल्वेंट घोषित किया है, तो वो बंदा जो है वो डिस्क्वालीफाइड है बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जब तक उसे कोर्ट डिस्चार्ज न करे, जब तक उसे कोर्ट रिहा न करे कि नाउ यू आर सॉल्वेंट। फॉरेन सोवेनियर्स एंड डिप्लोमेट्स, तो फॉरेन के जो डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन के जो फॉर एग्जांपल अमेरिका का प्रेसिडेंट है, तो उस कंट्री और हमारे कंट्री के बीच में क्या लॉज है, क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो फॉरेन जो सोवेनियर्स है, सोवेनियर्स मतलब जो लीगल अथॉरिटी है या पॉलिटिकल अथॉरिटी है या जुरिस्डिक्शन अथॉरिटी जो है, हायर अथॉरिटी जो है, डिप्लोमेट्स जो है, उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, और अगर करना है तो डिपेंडिंग अपॉन दी सर्टन कंडीशंस व्हिच आर प्रिवेलिंग इन द करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कंसेंसस एड एडम? ये भी क्वेश्चन 24 में भी आया था, 23 में भी आया है और 25 में भी आया था।
उसमें 2 मार्क के लिए आया था, इसमें ज़्यादा मार्क्स के लिए आया है। तो ये हमने कल ऑलरेडी किया है। इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट एज टू सेम थिंग, मतलब दोनों एक चीज़ के लिए एग्री कर रहे हैं, एग्री टू एग्री, नॉट एग्री टू डिसएग्री, दोनों एक ही चीज़ पे म्यूचुअली डिसाइड हो रहे हैं, तो वो होता है कंसेंसस एड इडम। It requires that both the parties have a mutual understanding and agreement on a same subject matter and its terms in the same sense of the contract to be valid and enforceable. एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड और एनफोर्सेबल बनाने के लिए दोनों पार्टीज़ की सेम अंडरस्टैंडिंग है, दोनों सेम तरीके से सोच रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसको बोलेंगे कि यहाँ पे दोनों ने एक ही तरीके से सोचा है, दोनों ने एक ही तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को किया है, तो यहाँ पे है कॉन्सेंसस एड आइटम। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर किसी से घर रेंट पे लिया है, तो घर रेंट पे लेने के टाइम पे अगर मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे जो है मैं हर मंथ का जो रेंट है वो एडवांस में पे करूँगी, और उन्होंने भी बोला कि हाँ हर मंथ का जो रेंट है वो एडवांस में पे करेंगे, तो यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्सेंसस एड आइटम है। यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं मंथ पूरा होने के बाद रेंट पे करूँगी। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ और वो बोल रहे हैं नहीं रेंट तो एडवांस में देना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोनों का थोड़ा डिफरेंसेस है। हो सकता है वो बाद में एग्री हो, सेटल हो जाए, कोई एक जन मान जाए, बट इनिशियली अगर दोनों एक ही बात पे ठहरे हैं तो दैट इज़ ये टर्म कंसेंसस एड आइटम। तो बोथ द पार्टीज ऑन सेम विदाउट दिस शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड एंड एनफोर्सेबल बनाने के लिए ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, दोनों लोगों की सेम अंडरस्टैंडिंग हो और दोनों एक ही चीज़, सेम लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो। बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल। अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा, मतलब वॉइड और वॉइडेबल में फ़र्क है, कल हमने किया था। वॉइड मतलब कि नल एंड वॉइड हो गया, खारिज हो गया फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली। वॉइडेबल मतलब जो इनोसेंट पार्टी है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके साथ उसे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसके पास पावर है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकती है। मतलब वो चाहे तो उसको खारिज कर सकती है कि तुमने ऐसा गलत क्यों किया, बिकॉज देर इज़ नो ट्रू म्यूचुअल कंसेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं हुआ। मतलब कैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ रेंट पे, मैंने अगर घर लिया है, मैं उस बंदे को बोल रही हूँ कि मैं आपको मंथ के स्टार्टिंग में रेंट नहीं दूंगी, आपने पहले नहीं बोला था मुझे, मैं मंथ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही मैं आपको दूंगी, मैंने आपको डिपॉजिट तो दी है। तो वो बोलेगा नहीं, हाँ मैंने तो बताया था एजेंट को या किसी को कि आपको रेंट जो है वो एडवांस में देनी है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्सेंसस एड एडम नहीं है। 1 महीने बाद हो सकता है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, मेरे पास पावर है, जिसके जो अग्रीव्ड है, जो नाराज़ है, तुम, या फिर उसके पास भी पावर है, वो भी सोचेगा तुम रेंट स्टार्टिंग में नहीं दे रही हो, तो एक पार्टी के पास पावर है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकती है, चाहे तो कैंसिल कर सकती है, खारिज कर सकती है कि अभी मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, आप 1 मंथ का नोटिस दे दो और मुझे आपके घर पे नहीं रहना है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकती हूँ अगर कॉन्सेंसस एड आइटम नहीं है तो बेसिकली यही लिखा है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट होनी चाहिए, एक सेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, शेयर्ड सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर है वो शेयर करो, मतलब वो शेयर्ड हो दोनों के बीच में, डिफरेंट थिंग्स नहीं हो, सेम जो मैटर है वो शेयर होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए और लीगली बाइंडिंग होनी चाहिए। मीटिंग ऑफ माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मीटिंग्स ऑफ माइंड इज़ प्रेजेंट, दोनों के जो माइंड्स हैं वो सेम लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग में होने चाहिए। Absence of contract, if there is no consensus ad item due to misunderstanding, mistake, fraud और coercion, कोई ज़बरदस्ती से, फ्रॉड से, मिस्टेक से या मिसअंडरस्टैंडिंग से किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्सेंसस एड आइटम में मैगजीन में नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सेम लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। फ्रॉड से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, मिस्टेक से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है या ज़बरदस्ती से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉट वैलिड होते हैं। अब कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी हमने कल किया था कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कल नहीं परसों किया था। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये होते हैं जो किसी फ्यूचर अनफोर्सेबल इवेंट पे डिपेंड होते हैं। अगेन ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि आ सकता है। तो 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर इंश्योरेंस पॉलिसीज़। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है ऑब्वियसली अब इंश्योरेंस बेस होता है किसी अनफोर्सिएबल इवेंट के ऊपर कि अगर आग लग गई
तो हम आपको इतना कॉम्पेंसेट करेंगे। अगर बीमार हुए तो मेडिक्लेम देंगे, कार एक्सीडेंट हुआ तो कार इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो इट इज़ depending upon the contingent event which is in future, which is going to happen in future or may not happen, but it is a future uncertain event। तो ऐसी चीज़ों को कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। या फिर रियल इस्टेट भी हो सकता है। रियल इस्टेट परचेस एग्रीमेंट मतलब क्या कि मैं किसी एजेंट को बोलूँगी कि तुमने अगर मेरा घर बेच के दिया या तुमने मुझे नया घर मेरे पसंद का लेके दिया तो मैं तुमको जो भी है 1% एजेंसी है, रियल इस्टेट एजेंसी, वो मैं आपको दूंगी। तो रियल इस्टेट परचेज एग्रीमेंट्स भी एक तरह के कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट है और हो सकता है हो भी और ना भी हो सकता है उसके दिखाए हुए फ्लैट्स मुझे अच्छे लगे, हो सकता है उसके दिखाए हुए फ्लैट्स मुझे अच्छे ना भी लगे। तो इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। जैसे कि रियल इस्टेट है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इंक्लूड्स परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस। मतलब कैसा कि अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया तो ही आपको नेक्स्ट दिवाली में बोनस मिलेगा, आपने इतना टारगेट अचीव किया, इतना टीवीज बेचा तो आपको बोनस मिलेगा। तो ये भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है बिकॉज इट डिपेंड ऑन अनसर्टन इवेंट ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में अगर उसने सेल कर ली टीवीज मेरे शोरूम में तो मैं उसको बोनस दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। और ऐसा भी हो सकता है किसी कंपनी में कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया तो ही सारे स्टाफ को बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कंपनी जो है वो अगर उतना प्रॉफिट करेगी, वो फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है, किया तो मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। और अनसर्टन इवेंट होते हैं दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड भी है, जैसे कि हमने मेडिक्लेम देखा कि अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुआ तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगी। और कोई लोन सिक्योर किया या फिर सेल्स टारगेट अचीव किया, ये एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे। तो अगेन वही है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, रियल स्टेट और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विद बोनसेस। यही कि अगर बोनस आपने इतने इतने सेल्स टारगेट कंप्लीट किए, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो आपको जो है वो बोनस मिलेगा। तो ये भी उसका ही एग्जाम्पल है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रिसेशन एंड अल्ट्रेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा बार नहीं आया है, क्विकली इसको करते हैं। नोवेशन मतलब क्या? नोवेशन नाम से ही पता चलता है न्यू। पुराना कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो गया और नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको क्लोज कर लिया और नया कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस आ गया, दैट इज नोवेशन। नोवेशन रिप्लेसेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू वन। नया आ जाता है और पुराने वाले रिप्लेस हो जाता है, पुराना वाला को सरपास करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट जब आता है उसी सिचुएशन में उसी दो लोगों के बीच, तो वो नोवेशन होता है। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैंने अभी रेंट का एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने उस बंदे को कहा कि नहीं अभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप कैंसिल करो और मैं आपको जो है मंथ के स्टार्टिंग में तो रेंट नहीं देने वाली हूँ, मंथ के एंड में देने वाली हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मंथ के एंड में भी नहीं चाहिए, स्टार्टिंग में भी नहीं चाहिए, चलो 15 हर महीने के 15 को आप मुझे रेंट दो। तो हमने क्या किया, वो जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं मंथ के स्टार्टिंग में पैसा दूंगी, रेंट जो है मंथ स्टार्ट होने के पहले ही एडवांस में रेंट दूंगी, तो वो वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट हमने ख़त्म कर लिया, उसको सुपरसीड कर लिया, उसको सरपास करके नया कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया जिसमें मैंने ये लिखा था, हम दोनों ने ये एग्री किया कि अभी 15 हर महीने के 15 को मैं आपको रेंट दूंगी। तो यहाँ पे हो गया वो नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट को, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करके नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। डिस्चार्जिंग अ ओल्ड ऑब्लिगेशंस। रेसिशन कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट। अगर रेसिशन है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही कर दिया, मैंने वो रेंट के लिए बोल दिया भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, मुझे आपके घर में ही नहीं रहना है, मैं दूसरी कोई जगह देख लूँगी, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो। तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो रिसेशन हुआ, न्यू आया जो पुराने की जगह पे तो वो नोवेशन हुआ। और अल्ट्रेशन हुआ तो उसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ हमने अल्ट्रेशन किया, कुछ अमेंडमेंट किया कि चलो वैसे ही रहने देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस नहीं करते, पेपर वर्क में कुछ चेंजेस नहीं करते, मैं आपको 7th ऑफ द मंथ आपको दे दूंगी। तो अगर ऐसा कुछ अल्ट्रेशन किया है छोटा मोटा तो वो अल्ट्रेशन हो गया। नोवेशन मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खारिज करके नया रिप्लेस करना। तो तीनों में फ़र्क है, नोवेशन, रिसेशन एंड अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मॉडिफाइज एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कीपिंग द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बट विथ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनरशिप फर्म होती है जहाँ पे पार्टनर्स एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सतीश जी, मुकुंद जी और मैं, हम तीनों पार्टनर्स हैं और हम लोग मैं फॉर एग्जांपल 30% की पार्टनर हूँ और आप दोनों जो है वो
बाकी का रिमेनिंग जो है 70% उसके आप पार्टनर हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हम इसको पार्टनरशिप फर्म को जो है वो ऐसा चेंजेस करते हैं उसमें कि आप सिर्फ 10% ही रखो, बाकी जो है 40% हम लोग रखेंगे। तो 45% हम लोग रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप इतना काम नहीं कर रहे हो, जो भी हम लोग में सिचुएशन बेस्ड डिसाइड हुआ। तो यहाँ पे हमने अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो हम क्या करेंगे, एक सप्लीमेंट्री डीड बनाते हैं पार्टनरशिप डीड में। तो जब हम सप्लीमेंट्री डीड बनाते हैं तब हम अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है, बाकी सारी चीज़ें उसमें सेम है। नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कितने पार्टनर्स होंगे, पार्टनरशिप डिसॉल्व कैसे होगी, पार्टनरशिप में वोटिंग कैसे होगी, बैंक अकाउंट कौन से होंगे, एड्रेस ऑफ फर्म क्या होगी, पैन कार्ड क्या होगा, वो सब सेम है। सिर्फ हमने परसेंटेज डिसाइड करनी है और चेंज करनी है। तो ऐसे केसेस में जो हम सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड बनाएंगे उसको कहेंगे अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और यही अगर हम पार्टनरशिप फर्म ही बंद कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट, तो हम बोलेंगे रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर हम वो पार्टनरशिप डीड को बंद करके एक नए सिरे से न्यू कंपनी खोल रहे हैं, न्यू अकाउंट बना रहे हैं, उसमें न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस है, मे बी न्यू स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस है, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके उसकी जगह पे नया लेके आ रहे हैं, तो वो नोवेशन है। तो बेसिकली यही है नोवेशन, रिसेशन और अल्ट्रेशन। नाउ स्टेट द राइट्स ऑफ अ फाइंडर ऑफ अ गुड्स। जिसने गुड्स को फाइंड किया है उसके क्या राइट्स हैं। अगर मुझे रास्ते पे जाते हुए कोई चीज़ मिल गई है तो मैं फाइंडर ऑफ गुड्स हूँ। फिलहाल के लिए मैं उस गुड्स की ओनर नहीं हूँ, मैं फाइंडर ऑफ गुड्स हूँ। तो फाइंडर ऑफ गुड्स के क्या राइट्स होते हैं? अ फाइंडर ऑफ गुड्स हैज़ अ राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ गुड्स until they are compensated for expenses incurred, and can even sue for specific reward if one was offered by owner। अगर मुझे कोई रास्ते पे जाते हुए एक डायमंड रिंग मिल रही है, अब मेरे पास हक है कि मैं उसे अपने पोजीशन में रखूं, और मेरे पास हक है कि अगर कोई ओनर ने ऐसा रिवॉर्ड घोषित किया है कि जो भी मेरी वो डायमंड रिंग ढूंढ के देगा तो हम उसे 5,000 रुपये देंगे, तो मेरा हक है कि मैं उस स्पेसिफिक रिवॉर्ड को ले सकती हूँ जो उस एक्चुअल ओनर ने पब्लिश किया है, एडवर्टाइज़ किया है कि कोई भी अगर मेरी रिंग ढूंढ के लेके आएगा तो मैं उसे ये दे दूँगा। तो उसका जो रिवॉर्ड है उसका राइट है मुझे, फाइंडर ऑफ गुड्स के पास उस रिवॉर्ड का राइट है। प्लस उसके पास ये भी राइट है कि वो उसके कोई भी अगर एक्सपेंसेस हुए हैं तो उसको वो कॉम्पेंसेट करे। हो सकता है कि किसी की जो रिंग है वो किसी कुएं में गिर गई हो और मैं जाके कुएं में ढूंढ के लेके आई हूँ, तो मैंने अगर एफर्ट्स डाले हैं तो मेरा जो खर्चा है, जो भी मेरा टाइम है कि मैंने 2-3 घंटे वहाँ पे इन्वेस्ट किए, तो मैं उस एक्सपेंसेस को भी कॉम्पेंसेट कर सकती हूँ, उनको बोल सकती हूँ। प्लस मैं रिवॉर्ड्स के लिए भी मांग सकती हूँ। फाइंडर कैन ऑल्सो सेल द गुड्स अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस सच एज इफ दे आर पेरिशेबल। अगर गुड्स पेरिशेबल हैं, अगर मुझे एक आम की पेटी मिल गई और उसका ओनर नहीं मिला है मुझे, तो मैं चाहूँ तो ये अगर पेरिशेबल गुड्स हैं तो मैं उसको सेल कर सकती हूँ। द ओनर रिफ्यूज़ टू पे लॉफुल चार्जेस। अगर उसका ओनर मेरे पास आया कि ये आम की जो पेटी थी वो मेरी थी, तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि मैंने इतना में ये बेचा है, आप इसमें से जो भी मेरा रिवॉर्ड है वो दे दो और बाकी का आप ले लो। लेकिन अगर ओनर रिफ्यूज़ कर रहा है चार्जेस पे करने के लिए, तो ओनर के पास हक है कि वो उसका जो भी पैसा उसको मिला है उस चीज़ को बेच के वो रख सकता है उसको। और इफ़ द ओनर कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर अ रीज़नेबल रिसर्च, और मैंने बहुत ढूंढा, मुझे उसका ओनर मिला ही नहीं, डायमंड रिंग का या मैंगोज़ का नहीं मिला, तो उसको सेल करने के बाद जो मुझे मिल रहा है चीज़ें, उस पर मेरा हक है। बट हक है इसका मतलब ये नहीं कि फ्री है। यहाँ पे हम सिर्फ लॉ पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स तो लगने वाली है। राइट टू पोजेशन एंड लीन। द फाइंडर इज एंटाइटल टू पोजेशन ऑफ गुड्स अगेंस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। जो फाइंडर होगा वो उसकी पोजेशन रखेगा, उसके पास उसकी पोजेशन का जो है वो एंटाइटल है, उसके पास हक है उसकी पोजेशन रखने का, और वो लीन भी कर सकता है। लीन एक तरह का हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें कि पर्टिकुलर लीन होती है, मतलब वो बेसिकली ये है कि वो फ़िलहाल अपने कस्टडी में उसको रख सकता है। दे हैव अ राइट टू होल्ड ऑन टू अ गुड्स अ पर्टिकुलर लीन अंटिल दे रिसीव कॉम्पेंसेशन। जब तक उसे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, जो भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं
टू प्रिजर्व द गुड्स एंड फाइंड द ओनर, ओनर को ढूंढने में अगर उसने खर्चे किए हैं, मुझे अगर डायमंड रिंग मिली है और मैं उसका ओनर ढूंढने जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये रिंग यहाँ से परचेज़ की हुई है या फिर ये इस जगह पे मिली है, तो हो सकता है कि ये नरीमन पॉइंट पे रह रहे होंगे और मैं जा रही हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, आ रही हूँ, तो वो खर्चे जो है उसके कॉम्पेंसेशन के लिए रीज़नेबल खर्चे, ऐसे नहीं कि मैं बोलूँगी कि मुझे 25,000 दे दो, तो रीज़नेबल जो भी खर्चे हैं या गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, अगर कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है और मैं उसको प्रिजर्व कर रही हूँ, कोई दवाइयाँ हैं, कोई इंजेक्शन है जिसे मैं प्रिजर्व करके रख रही हूँ, तो ऐसी चीज़ों को भी मैं उसको प्रिजर्व करने के लिए जो भी मुझे खर्चा हुआ है वो राइट है मेरा, मुझे वो मिल सकता है। राइट टू सू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड, अगर किसी ओनर ने उसके रिवॉर्ड के लिए एडवर्टाइज दी थी और फिर मुझे रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, तो मेरे पास हक है कि मैं उसे सू कर सकती हूँ, कि केस कर सकती हूँ उसके ऊपर कि आपने जो स्पेसिफिक रिवॉर्ड की बात की थी वो आपको देना पड़ेगा। नाउ राइट टू सेल द गुड्स। हाय वैशाली, आप लेट हो गए। हेलो मैम, सॉरी लेट हो गई। नो प्रॉब्लम। राइट टू सेल द गुड्स, और उसके पास राइट है कि वो गुड्स को सेल करे अगर वो पेरिशेबल है या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू लूज हो सकती है। फॉर एग्जांपल बर्फ़ है या फिर स्ट्रॉबेरीज़ है, ऐसी कोई भी पेरिशेबल चीज़ है, तो ऐसी चीज़ों को वो चाहे तो वो सेल कर सकता है और उसके बाद एफर्ट्स के जो भी उसके पैसे होंगे, उसके खर्चे जो भी होंगे और प्लस रिवॉर्ड माइनस करके बाकी पैसा वो ओनर को दे सकता है। वो कॉम्पेंसेशन के लिए भी उसका हक है कि वो कॉम्पेंसेशन मांगे, जो भी उसने एफर्ट्स डाले हैं उसके ओनर को ढूंढने के लिए। ये बात चल रही है फाइंडर ऑफ द गुड्स की, जो कोई गुड्स किसी को मिल जाते हैं, जो कोई गुड्स फाइंड कर लेता है और फिर उस गुड्स के ओनर को ढूंढने के लिए उसने जो भी खर्चा किया है वो उस कॉम्पेंसेशन को मांग सकता है। mention the contract which are not specifically enforceable under specific relief act। अब ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट्स that cannot be specifically enforced under specific relief act include those where money is an adequate remedy, contract with minute or numerous details, contract depending upon personal qualifications। कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे एडिक्वेट रेमेडी मनी नहीं है, कॉम्पेंसेशन नहीं है, एक तरह का उसके नाम से ही पता चल रहा है एक्चुअली कि स्पेसिफिक रिलीफ क्या है। स्पेसिफिक रिलीफ एक तरह का स्पेसिफिक रिलीफ है जहाँ पे कोई चीज़ मॉनिटरी नहीं मापी जा रही है, जहाँ पे आप कोर्ट के पास जब पेटिशन डाल रहे हो तब आप कोई मनी या कॉम्पेंसेशन की बात नहीं कर रहे हो, जहाँ पे किसी के क्वालिफिकेशन की, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी के हक की बात चल रही है। तो ऐसी चीज़ों के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो आया है 1963, एंड दोज दैट आर इन देयर नेचर डिटरमाइनेबल और इन्वॉल्व कंटिन्यूस ड्यूटीज़ द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। तो ऐसी चीज़ें जो कि जिनका नेचर जो है, जिसमें कंटिन्यूस ड्यूटी लगती है कोर्ट की, कि वो उसका नेचर ढूंढने के लिए कि ये फॉर एग्जांपल ये ड्यूटी किसकी है, ऐसा कोई केस है तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में आएगा। फॉर एग्जांपल दो कोई ऑफिसर्स हैं और उसको लगता है कि आईटी के ऑफिसर्स हैं, कस्टम्स के ऑफिसर हैं, उनको लगता है कि इंस्पेक्शन का काम तो इसका है, उसको लगता है नहीं कि मैं तो सिर्फ एग्जामिनेशन में हूँ तो इंस्पेक्शन का काम मेरा नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट को जहाँ पे पूरा कंटिन्यूस डिटरमाइन नेचर इन्वॉल्व करना पड़ता है कि किसकी क्या ड्यूटी है, कौन से सेक्शन में किसको क्या पावर दिए गए हैं, अगर उसके ऊपर जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके ऊपर जो प्रिंसिपल कमिश्नर है उसके पास क्या पावर है, फिर उसने अपने नीचे वाले को क्या क्या पावर दिए हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे किसी की ड्यूटी असाइन करनी होती है कि तुम्हारा क्या काम है या फिर ये तुम्हारा काम नहीं था, ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं थी, ऐसे केसेस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो काम आता है। अदर सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज मेड इन एक्सेस ऑफ अ ट्रस्टीज पावर और अ कंपनीज पावर। किसी कंपनी के क्या क्या पावर है, किसी कंपनी किसी भी चीज़ के अगर कोई ट्रस्टी है, कोई ट्रस्ट होती है, उसके जो ट्रस्टीज़ हैं उनके क्या पावर्स हैं। ट्रस्टीज़ कभी ओनर नहीं होते किसी भी प्रॉपर्टी के, वो सिर्फ गार्जियन होते हैं, वो सिर्फ उसकी
चीज़ों को संभाल के रखते हैं। तो ये सारे पावर्स के उनके पावर्स और उनके राइट्स क्या हैं, वो सब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में आते हैं। बेसिकली जहाँ पे कॉम्पेंसेशन लेने या देने की, मनी की बात नहीं आती है, जहाँ पे जो है मनी जो है वो रेमेडी नहीं है, ऐसे चीज़ों में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल कौन से हैं? कॉम्पेंसेशन इज एन एडिक्वेट रिलीफ when the non-performance of a contract can be adequately compensated by money। कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे जिसको मनी में कॉम्पेंसेट किया जा सकता है, तो वो तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएंगे। उनको स्पेसिफिक जो एक्ट है उसमें आने की ज़रूरत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वो ही कॉन्ट्रैक्ट आएंगे जहाँ पे मनी की कॉम्पेंसेशन की ज़रूरत नहीं है, जो मनी से सेटल हो रही हैं चीज़ें कि भाई तुमने उसको इतना लॉस किया तो तुम चलो उसको इतना कॉम्पेंसेट कर लो, तो कॉम्पेंसेट हो गया मनी में, तो उसको स्पेसिफिक रिलीफ में आने की ज़रूरत नहीं है। माइन्यूट और न्यूमरस डिटेल, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर सो कॉम्प्लेक्स दैट द कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिकली एनफोर्स all their minute or numerous details cannot be specifically enforced। बहुत छोटी छोटी कोई केस में अगर बातें हैं, एकदम माइन्यूट डिटेल्स हैं, तो ऐसे डिटेल्स जो कोर्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लेके आ सकती, जहाँ पे एक एक चीज़ को बारीकी से देख के उस पर अलग अलग फैसला होना है, तो वो स्पेसिफिक रिलीफ में आता है। पर्सनल क्वालिफिकेशंस और वॉल्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स दैट डिपेंड ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, जजमेंट्स, या फिर ऐसी कोई चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कि ये कोई पेंट है, किसी का ट्रेडमार्क रिलेटेड सिंगिंग है, किसी ने बुक लिखा है, जो कि स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं है, जहाँ पे कोई कॉम्पेंसेशन की बात नहीं चल रही है लेकिन पर्सनल क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, तो ऐसे केसेस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आएंगे। जहाँ पे कंटिन्यूस ड्यूटी है, कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्वायर अ कंटिन्यूस ड्यूटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड विच द कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिकली सुपरवाइज, सच एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंटिन्यूस वर्क। अगर किसी का कंटिन्यूस वर्क है, कंटिन्यूस ड्यूटी है, जो कोर्ट एक्चुअली में प्रैक्टिकली सुपरवाइज नहीं कर सकती है, तो ऐसे केसेस में फॉर एग्जांपल किसी को ड्यूटी दी गई है कि 24 घंटा वो बॉडीगार्ड बने किसी का, और फिर कोर्ट को उसके ऊपर नज़र रखनी है, तो यहाँ पे कोर्ट कोई कॉम्पेंसेशन की कोई बात नहीं करेगी, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आएगा। तो वहाँ पे उसके अगेंस्ट एक कोई ऑफिसर होगा जिसकी ये ड्यूटी होगी कि वो देखेगा कि वो जो परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूस ड्यूटी, वो प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नाउ डिटरमाइनेबल इन नेचर, कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी टर्मिनेटेड एट द विल ऑफ वन और बोथ पार्टीज आर नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो विल पे टर्मिनेट हो जाए, विल मतलब एक अंडरस्टैंडिंग दोनों की, एट विल मतलब इच्छा, मेरी अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर रही हूँ, मैं किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, हम दोनों की इच्छा से ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट सकता है, मतलब उसमें किसी कोर्ट की, किसी एक्ट की ज़रूरत नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए। ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं आते हैं। मेड इन uncertain terms, a contract cannot be enforced if its terms are so uncertain that the court cannot determine with a reasonable certainty is what is required। तो ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो अनसर्टन है, जहाँ पे कोर्ट भी डिटरमाइन नहीं कर पा रही है कि ऐसे केसेस में क्या होगा, तो वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे। ऑब्वियसली वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, यूनिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आएंगे। मेड इन एक्सेस ऑफ पावर, contract made by trustee in excess of their power or in breach of their trust or by a corporation in excess of its powers cannot be specifically enforced। तो ऐसे कोई चीज़ें जो ट्रस्टी के खुद के पावर में हैं, या फिर उसने कोई ट्रस्ट को ब्रीच किया है, जो भी उनका ट्रस्ट है, एसोसिएशन है, उसमें उसको उसने तोड़ा है, या कोई कॉरपोरेशन है जिसने अपने पावर्स के एक्स्ट्रा पावर्स यूज़ किए हैं, या फिर अनड्यू एडवांटेज लिया है, जिसको अलग किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेके जा सकते, वो स्पेसिफिक रिलीफ में आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल प्रॉपर्टी विदाउट टाइटल, जिस प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं है, कोई ओनर एक्सपायर हो गया है, और उस लेडी, फॉर एग्जांपल लेडी या जेंट्स जो भी है, कोई अगर ओनर है, उसके कोई बच्चे भी नहीं हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल एयर नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ना ही उसकी कोई विल है,
तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जहाँ पे जिसका कोई टाइटल नहीं है, टाइटल नहीं है मतलब बेसिकली टाइटल नहीं है, उस घर का नाम नहीं है, ऐसा नहीं है, टाइटल नहीं है मतलब जिसका कोई ओनर नोन नहीं है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल प्रॉपर्टी दैट द वेंडर डज नॉट ओन, जो कोई, मैं अगर ओनर नहीं हूँ फिर भी मैं उस प्रॉपर्टी को सेल कर रही हूँ, और कैन नॉट शो अ क्लियर टाइटल, मैं क्लियर टाइटल भी नहीं बता पा रही हूँ, एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, तो वो स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल नहीं है। नाउ डिक्लेरेटरी डिक्री, कल भी हमने किया था, जो कोई चीज़ कोर्ट डिक्लेयर करती है, ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि काफ़ी बार आया है। तो डिक्लेरेटरी डिक्री जो है वो भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आता है। अभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो डिसीशन देते हैं कोर्ट, वो ऑर्डर नहीं है, वो डिसीशन नहीं है, और ना ही वो एक तरह का वो सिर्फ डिक्री है। मतलब यूजुअली जब कोर्ट कोई ऑर्डर पास करती है तो वो ऑर्डर होता है या डिसीशन होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये ऑर्डर भी नहीं है, डिसीजन भी नहीं है, ये डिक्री है, क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसे भी एक डिक्री होती है जो डिक्लेरेटरी डिक्री होती है, जहाँ पे सिर्फ कोर्ट डिक्लेयर करती है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ओनर आप हो। कोर्ट डिक्लेयर करती है कि यस यू आर मेजर, कोर्ट डिक्लेयर करती है यस आप बच्चे की कस्टडी आपको ही मिलेगी। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं डिक्लेरेटरी डिक्री, जो कि कोर्ट एक तरह का ऑर्डर देती है, लेकिन उसमें एक डिक्लेरेशन होती है। अ डिक्लेरेटरी डिक्री इज रिलेवेंट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्पेंसेशन की बात नहीं है, कोई पैसे की बात नहीं है। कोर्ट सिर्फ डिक्लेयर कर रही है कि किसका क्या राइट है। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट बोल रही है कि ये जो प्रॉपर्टी है उसका राइट तुम्हारे पास है। यहाँ पे सिर्फ कोर्ट ने डिक्लेयर कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोर्ट ने बोल दिया कि तुम्हारे जो फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी है उसका डिक्लेरेटरी डिक्री कोर्ट ने दिया कि उसकी तुम्हारे पास उसका राइट है। तो यहाँ तक तो सिर्फ कोर्ट ने डिक्लेयर किया, लेकिन अगर मुझे उस प्रॉपर्टी को बेचना है, खरीदना है, या किसी भी तरह का उसमें कोई काम करना है, तो उसके लिए मुझे अलग से अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पिटिशन फाइल करनी होगी कि मुझे डिक्लेरेटरी डिक्री तो मिल गई है, मेरे पास पावर है, बट अभी आप मुझे, उसके बाद मैं कोर्ट से पिटिशन लूँगी कि अभी आप मुझे राइट टू सेल का भी दीजिए, मुझे उसका ओनर बनाइए। डिक्लेरेटरी डिक्री के हिसाब से डिक्लेरेटरी डिक्री ने मुझे राइट तो दे दिए हैं, बट अभी आप मुझे उसका ओनर बनने के लिए जो है वो उसके लिए अलग से पिटिशन फाइल होगी, जिसमें कोर्ट मुझे अलग से ऑर्डर देगी कि नाउ यू कैन सेल, नाउ यू आर लीगल ओनर टू दैट। तो डिक्लेरेटरी डिक्री बेसिकली सिर्फ डिक्लेयर करती है about the rights, about the profession, about the any other reason what court would like to declare, या उसका कोई legal status कि अब से तुम्हारा legal status क्या है, ऐसा। A declaratory decree is relevant under Specific Relief Act 1963 because it provides a legal mechanism to clarify and establish a party's rights or legal status when they are denied or threatened by another party। जब कोई पार्टी सामने वाले डिनाई कर रही है या कोई थ्रेट कर रहा है आपको, ऐसे केसेस में कि नहीं ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, तो ये प्रिवेंट करने के लिए होती है। डिक्लेरेटरी डिक्री किस लिए होती है? ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो कोर्ट पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर जो लेती है कि नहीं ये प्रॉपर्टी का हकदार तुम ही हो, और ये प्रिवेंटिव मेजर है कि फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। इसीलिए अगर कोई मुझे डरा रहा है नहीं ये प्रॉपर्टी तो मैं तुमसे ले लूँगा, तो फिर मैं कोर्ट के पास जाऊँगी कि मुझे इस प्रॉपर्टी को सेल परचेज कुछ नहीं करना है, ना ही मैं क्लेम कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोर्ट से ये मांग रही हूँ कि आप बताइए कि इसका जो हक है वो किसके पास है। तो कोर्ट डिक्लेरेटरी डिक्री इशू करेगी ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, या फिर कोई अगर चीज़ कोई डिनाई कर रहा है कि नहीं तुम तो क्वालिफाइड नहीं हो एज अ एडवोकेट, तो मैं कोर्ट के पास जा सकती हूँ कि डिक्लेरेटरी डिक्री जो है वो आप मुझे दो, मेरे ये क्वालिफिकेशंस है, मैंने पढ़ाई की है, फिर मैंने बार एसोसिएशन का ये एग्ज़ाम दिया है, जो भी सब किया उसके बाद ही मैं एडवोकेट बनी हूँ। देन फिर कोर्ट मुझे स्टेटस ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री दे सकती है जो मैं किसी के सामने पेश कर सकती हूँ। तो its relevance lies in preventing future disputes by resolving legal uncertainties without requiring the defendant to perform any action। तो डिफेंडेंट को इसमें कुछ नहीं करना है, मैं किसी के अगेंस्ट केस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोर्ट को बोल रही हूँ। मैं ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे इस बंदे को दिखाना है, उस बंदे को दिखाना है, मैं सिर्फ बोलूँगी कि आप मुझे डिक्लेयर करके दो कि मैं साउंड माइंड हूँ, आप मुझे डिक्लेयर करके दो कि मैं सॉल्वेंट हूँ, इंसॉल्वेंट नहीं हूँ, आप मुझे डिक्लेयर करके दो कि इस प्रॉपर्टी का हक मेरा है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे डिफेंडेंट को कुछ नहीं करना है,
मतलब मैं किसी के ऊपर केस नहीं कर रही हूँ। मेकिंग इट अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू सिक्योर वंस टाइटल, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव वे है किसी का टाइटल और किसी का लीगल कैरेक्टर के लिए। मतलब फ्यूचर में कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता कि फॉर एग्जांपल एक मैरिज सर्टिफिकेट किसी का लीगल कैरेक्टर है जो कि प्रिवेंटिव मेजर है, कि कोई बोल नहीं सकता कि आप इसकी वाइफ नहीं हो या आप इसके हस्बैंड नहीं हो, तो वो भी एक डिक्लेरेटरी डिक्री है। या फिर कोई अगर इन द केसेस ऑफ डिवोर्स अगर कोई बच्चे की कस्टडी के लिए डिक्लेरेटरी डिक्री मांगता है कोर्ट से, तो वहाँ पर भी ये डिक्लेरेटरी है कि कोर्ट बताती है कि ये जो बच्चा है इसका पोजीशन आपके पास ही होगा, इसकी कस्टडी आपके पास ही होगी। तो यहाँ पे कोई कॉम्पेंसेशन की बात नहीं चल रही है, बस राइट्स की बात चल रही है ताकि फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स ना हो। की एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स रिलेवेंस, रिजॉल्व्स लीगल अनसर्टेनिटी, तो लीगल अनसर्टेनिटी जो होने वाली है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ये है। प्रिवेंट फ्यूचर लिटिगेशंस, कोर्ट को पता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए कोर्ट ऐसी जो डिक्लेरेटरी डिक्रीज हैं अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वो आराम से कोर्ट दे देती है। नो नीड फॉर फर्दर रिलीफ, आपको फर्दर मॉनिटरी डैमेजेस ये वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको डिक्लेरेटरी डिक्री मिल गई, आपको एडिशनल रिलीफ मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें यही होगा कि आपके राइट्स क्या क्या है। ये कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी है, क्योंकि बाद में अगर झगड़ा होने के बाद, सपोज किसी प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होने के बाद आप जा रहे हो तो केस कितना लंबा चलेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर पहले ही आपने डिक्लेरेटरी डिक्री ले ली है कि इसकी पावर ऑफ अटर्नी मेरे पास है या इसका जो राइट है वो मेरे पास है या इसके लीगल ओनर भी मैं ही हूँ, ऐसा करके कुछ आप अगर डिक्लेरेटरी डिक्री ले रहे हो तो आपको कोई सामने डिस्प्यूट करने आएगा उसके पहले ही आप उसको दिखा दोगे ये तो मेरा है। तो दैट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव रेमेडी। नाउ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि आपकी इस केस को कोर्ट ले भी और ना भी ले, एक्सेप्ट करे भी और ना भी करे। क्योंकि अगर आप कोर्ट के पास जा रहे हो कि ये जो केस है इसमें आप मुझे डिक्लेयर करके दो कि मैं इसके लीगल ओनर हूँ, अब कोर्ट को लग रहा है कि आपके पेपर्स सही नहीं है या फिर नहीं होना चाहिए, तो कोर्ट आपकी एप्लीकेशन खारिज भी कर सकती है। इट इज़ एब्सोल्यूट पावर ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की अपनी पावर है, मनमानी है, अथॉरिटी है कि वो चाहे तो वो रिलीफ दे सकती है, कोर्ट चाहे तो वो आपके एप्लीकेशन को खारिज कर सकती है। बाइंडिंग ऑन पार्टीज, अ डिक्लेरेटरी डिक्री इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज टू द सूट, ensuring that the declaration has legal force between them। तो जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर केस में, वो डिक्लेरेटरी डिक्री सबके लिए बाइंडिंग है, क्योंकि कोर्ट ने दिया है, वो नहीं बोल सकता है कि मैं इस डिक्री को नहीं मानूंगा। डिफाइन प्रपोजल, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया है, 2 मार्क के लिए या 6 मार्क के लिए आता ही रहता है, तो ये हमने बहुत बार किया है। प्रपोजल वो है जहाँ पे डिफाइंड एज अ सेक्शन 2 में आता है, 2A में आता है, सबसे पहली चीज़ कॉन्ट्रैक्ट की यही है, तो इसीलिए सेक्शन 2 तो हमें पता ही है कि हमेशा सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही होते हैं, बट ये वाला तो 2A में है, क्योंकि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही प्रपोजल से होती है। प्रपोजल ऑफर होता है तभी तो वो एक्सेप्ट होता है, और वो एक्सेप्ट होने के बाद जब एग्रीमेंट बनता है और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो प्रपोजल से ही आती है, इसीलिए प्रपोजल सेक्शन 2A में आता है। अ प्रपोजल इज डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन वेयर वन पर्सन सिग्निफाइज देयर विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, टू ऑब्टेन द अदर पर्सनस एसेंट, दूसरे सामने वाले की एसेंट, हामी, परमिशन मिलने के लिए प्रपोजल होता है। प्रपोजल तो सिर्फ मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ या मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, उसके लिए सामने वाला जो मुझे एसेंट देगा, जो मुझे उसकी परमिशन या उसकी हाँ चाहिए उसको, या फिर उसकी ना चाहिए, फॉर एसेंट और एब्सटीनेंस, वो ना भी बोल सकता है, वो हाँ भी बोल सकता है। मैं उसको ये भी बोल सकती हूँ कि तुम ये काम नहीं करना, तो वो बोल सकता है ओके। तो किसी भी तरह का प्रपोजल जब मैं किसी को अपनी विलिंगनेस बता रही हूँ कि मुझे ये बुक्स सेल करने हैं, तो वो सामने वाला हाँ भी बोल सकता है, ना भी बोल सकता है। यहाँ पे मैं सिर्फ प्रपोजल दे रही हूँ। अ पर्सन मेकिंग प्रपोजल इज़ अ प्रॉमिसर या ऑफरर, क्योंकि मैं ऑफर दे रही हूँ तो मैं ऑफरर हूँ। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं ये बुक सेल करूँगी अगर तुमने मुझे 100 रुपये दिए तो
तो मैं प्रॉमिसर हूँ, सामने वाला प्रॉमिसी है, मैं ऑफरर हूँ, सामने वाला ऑफरी है, एंड द पर्सन टू होम इट इज़ मेड इज़ अ प्रॉमिसी और ऑफरी। की एस्पेक्ट क्या है? कम्युनिकेशन। आपका जो प्रपोजल है वो सामने वाले तक पहुंचना ज़रूरी है। आपने मन में सोचा कि मैंने मुकुंद जी को ये बुक बेचना है 100 रुपये में, तो ये प्रपोजल नहीं है। प्रपोजल कम्युनिकेट होना चाहिए। कम्युनिकेट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस होगा जब मैं एक्सप्रेस होके बोलूँगी मुकुंद जी ये बुक मुझे आपको 100 रुपये में बेचना है। इम्प्लाइड कब होगा? मैं बुक पे ऐसे लिखूँगी ₹100 और उधर रख दूँगी, तो मुकुंद जी समझ जाएंगे कि इसको बुक बेचना है, मैंने इम्प्लाइड है ये। और एक्सप्रेसली वर्बली भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, मेल पे भी हो सकता है, व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, फेसबुक पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कम्युनिकेशन सामने वाले तक पहुंचना चाहिए, ये प्रपोजल का मेन इंग्रेडिएंट है। कम्युनिकेशन मस्ट बी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी टू बी वैलिड। उसको वैलिड बनाने के लिए आपके प्रपोजल को, आपका प्रपोजल कम्युनिकेट होना चाहिए। एन एक्सेप्टेंस मेड इन इग्नोरेंस ऑफ प्रपोजल डज नॉट क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर प्रपोजल की जानकारी ही नहीं होगी और एक्सेप्ट कर लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं है कि मैं बुक बेच रही हूँ 100 रुपये पे, 100 रुपये में, या कीबोर्ड बेच रही हूँ 100 रुपये में, या पेन बेच रही हूँ। बस उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है। तो कम्युनिकेशन अगर प्रॉपरली नहीं पहुँचा है सामने वाले तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। विलिंगनेस होनी चाहिए। प्रपोजल मस्ट शो अ क्लियर विलिंगनेस कि मैं आइदर टू एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग, मतलब आइदर ही विल परचेज और ही विल रिफ्रेन फ्रॉम परचेज। तो ही मे बी एब्सटीनेंस, ही मे बी डूइंग एब्सटीनेंस, मतलब ही मे बी डिनाइंग टू डू दैट। नाउ इंटेंशन मेरा क्या होगा प्रपोजल का? मैं चाहती हूँ कि वो एसेंट मिले, मुझे माने वो चीज़ को, या फिर नहीं माने। सर्टेनिटी, द टर्म्स ऑफ प्रपोजल जो है वो क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए और नॉट वैग्यू। इरेलीवेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप बुक ले लो उसके बदले आप मुझे चांद तारे तोड़ के दे दो। तो इरेलीवेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो डेफिनेट है, क्लियर है और जो प्रैक्टिकल है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, उससे लीगल रिलेशन इंटेंशन होगा, मतलब क्या कि प्रपोजल होगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो प्रपोजल मस्ट हैव इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल बाइंडिंग रिलेशनशिप। दोनों के लिए लीगल बाइंडिंग होगी वो चीज़, ऐसे नहीं कि कहीं भी ऐसे ही मजाक नहीं चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अ सोशल इन्विटेशन इज़ नॉट अ प्रपोजल। कोई सोशल इन्विटेशन कहीं भी सिर्फ ऐसे ही फेसबुक पे लिख लिया मैंने कि देखिए एक हमने पढ़ा था कि ऑफ़र एंड इन्विटेशन टू ऑफ़र इज़ डिफरेंट। तो ऑफ़र मतलब कि मैं पर्टिकुलरली लिख रही हूँ कि ये बुक मुझे 10 रुपये में, 100 रुपये में बेचने हैं, तो ये हुआ ऑफ़र। लेकिन मैं फेसबुक पे लिख रही हूँ मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं सेल के लिए, तो ये इन्विटेशन टू प्रपोजल है। मतलब पीपल मे कम टू अस एंड सी द बुक्स एंड देन दे विल से आप ये कितने में दे रहे हो, तो वो इन्विटेशन टू ऑफर है, इन्विटेशन टू प्रपोजल है। तो सोशल इन्विटेशन जो है वो प्रपोजल नहीं है। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड रिवोकेशन। तो एक्सेप्ट, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं जो स्टार्टिंग के हैं, प्रपोजल, कम्युनिकेशन, ऑफर, रिवोकेशन। मुझे लगता है ये आप पढ़ के भी इजीली कर सकते हो। आई शुड नॉट वेस्ट आवर इम्पॉर्टेंट टाइम डूइंग दिस। तो ये सिंपल है। वैसे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे, कम्युनिकेशन कब मिलना चाहिए उसको, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होगा जब उससे पता चलेगा ऑफरी को कि मुझे पता चला है। उस अगर आपने कम्युनिकेशन मेल पे किया, उसको मेल पहुंचा ही नहीं, तो फिर ऐसे केसेस में कम्युनिकेशन जो है वो एक्सेप्टेंस होने के लिए उसके पास पहुंचना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें, और ये बहुत सिंपल है, आप पढ़ लेना इसको। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज हो जाना मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। खत्म कैसे होगा? या तो वो पूरा होके हो जाएगा या तो फिर कैंसिल होके हो जाएगा। दोनों ही तरीके में जब कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इज नो मोर इनटू लीगल एग्जिस्टेंस, दोनों लोगों की ऑब्लिगेशन खत्म हो गई, तब उसे बोलेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें हम लोग जो भी है वो एक बिल्डिंग बनाएंगे। तो 1 साल हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो गया, दोनों की ऑब्लिगेशंस ख़त्म हो गई। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जहाँ पे रेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया हमने, वो हमने 11 महीने की लिया, तो 11 महीने के लिए किया तो 11 महीने में वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो गया।
हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जो बीच में ही मैंने सोचा कि नहीं अभी मुझे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना है, मैंने 1 मंथ का नोटिस दे दिया और उन्होंने जो है वो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया और फिर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही ख़त्म कर लिया। अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों की लीगल ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गई। तो या तो वो परफॉर्मेंस से ख़त्म होगी या तो एग्रीमेंट से ख़त्म होगी, दोनों इक्वल एग्रीमेंट, या फिर नोवेशन से ख़त्म होगी, उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आएंगे तब ख़त्म होगी, या उसमें कोई अल्ट्रेशन कर लिया हमने कि चलो अब से जो है आप रेंट जो है वो 20,000 थी तो अब वो बोलेंगे अब रेंट 30,000 हो जाएगी, तो यहाँ पे अल्ट्रेशन हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट में। या ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, रेसिशन हो गया, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। ब्रीच हो गया, कोई एक पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, फेलियर टू परफॉर्म, मैंने रेंट देना बंद कर दिया, तो सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज कर देगा। तो ऐसे केसेस में भी जहाँ पे दोनों की ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गई, मैंने वो घर खाली कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। फ्रस्ट्रेशन हमने कल किया था कि फ्रस्ट्रेशन मतलब ऐसा कोई चीज़ जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल बना देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कोर्ट ने बोल दिया या फिर अर्थक्वेक आ गया, अब अर्थक्वेक आ गया तो वो घर ही नहीं है, अब तो क्या रेंट और क्या कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। मतलब एक इम्पॉसिबल इवेंट की वजह से, ऐसी कोई चीज़ इम्पॉसिबल इवेंट की वजह से नहीं, इम्पॉसिबल टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, मतलब ऐसी कोई चीज़ हुई जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है, या तो कोर्ट ने बोल दिया कि ये बिल्डिंग जो है वो इलीगल है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, तो भी वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया, तो ऐसे केसेस में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कौन से सिचुएशंस में होगा, तो एक तो परफॉर्म कर लिया, प्रॉपरली काम हो गया, एक सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट था, हो गया, ख़त्म हो गया। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट नोवेशन हो सकता है, रिसेशन हो सकता है, अल्ट्रेशन हो सकता है, किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन है, एक इम्पॉसिबल उसको परफॉर्म करने के लिए इम्पॉसिबल हो गया, कोई डेथ हो गई, मैं मर गई, तो उसके बाद वो रेंट तो कोई देगा ही नहीं, तो वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ, अ कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब जो कि टाइम पीरियड के लिए था, जैसे कि हमने रेंट का एग्जांपल देखा कि 11 मंथ्स के लिए था, तो उसके बाद ऑब्वियसली दोनों की ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गई और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्चार्ज हो जाता है तो दोनों पार्टीज़ लीगली बाउंड नहीं है, उनके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट से छूट चुके हैं। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन? फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है? फ्रॉड इंटेंशनली चीज़ों को छुपाना, जैसे कि कल हमने एग्जांपल किया था कि वैशाली जी को गोल्ड का नेकलेस जो दिया और फिर उसमें जो है कोई चीज़ को छुपाया, मिसलीड किया या छुपाया, तो वो फ्रॉड है। तो द मेन डिफरेंस इज़ इंटेंट, इंटेंशन देखा जाता है। फ्रॉड जो है वो इंटेंशनली है और मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो नेग्लिजेंट भी हो सकता है, मतलब केयरलेसनेस हो सकती है, लापरवाही की वजह से आपने उस चीज़ को मिस रिप्रेजेंट किया, आपका इंटेंशन नहीं था ये छुपाने का कि वो गोल्ड का है चेन या वो नेकलेस गोल्ड का नहीं है, जो भी है इंटेंशन अगर गलत है तो वो फ्रॉड है। इंटेंशन गलत नहीं है, इनोसेंट हुआ, आपसे गलती, मतलब गलती भी नहीं बोल सकते उसको, आपने मिस रिप्रेजेंट किया आउट ऑफ केयरलेसनेस, आपको नहीं पता था, आपने इनोसेंटली ऐसा समझा, तो वो मिस रिप्रेजेंट होगा। तो दोनों में फ़र्क इतना है, दैट इज़ कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया भी एक मैगजिम है, मैगजिम नहीं है तो लैटिन वर्ड है, तो उसका मतलब ये है कि इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन, तो लॉ इंटेंशन देखता है, अगर आपका इंटेंशन गलत है तो वो फ्रॉड में आ जाएगा, और आपका इंटेंशन सही है लेकिन फिर भी आपसे गलत हुआ है तो मिस रिप्रेजेंटेशन है। फ्रॉड इन्वॉल्व्स अ डेलिब्रेट एक्ट, जानबूझ के सोची समझी की हुई एक्ट, टू डिसीव, कुछ छुपाने के लिए। दैट पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट नोज इट इज़ फॉल्स, उसे पता है कि वो गलत बोल रहा है और वो डेलिब्रेटली कर रहा है, तो वो फ्रॉड है। मिस रिप्रेजेंटेशन इज ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बट मेड विदाउट इंटेंड टू डिसीव, किसी चीज़ को छुपाने के इंटेंशन से नहीं है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मे बी आउट ऑफ उसका लग रहा है कि ये सही है, या फिर समझ फेर बोलते हैं जिसको, या केयरलेसनेस बोल सकते हैं, वैसा। एज अ रिजल्ट द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज डिफर, इसीलिए लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी दोनों में अलग अलग हैं। फ्रॉड कैन लीड टू क्रिमिनल चार्जेस एंड डैमेजेस,
वेर एज मिस रिप्रेजेंटेशन टिपिकली मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। अगर सिर्फ मिस रिप्रेजेंटेशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, एक कोई भी पार्टी उसको कैंसिल कर देगी। ऑब्वियसली कौन कैंसिल करेगा? जो इनोसेंट होगा, जो एग्रीड पार्टी होगी, जिसके साथ गलत हुआ है, वही उसे कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर सकती है। और फिर वो डैमेजेस भी मांग सकती है कि तुमने मेरे साथ मिस रिप्रेजेंट किया, चलो तुमसे गलती हुई तो तुम जो भी है ये इसके डैमेजेस के लिए पे करो। और अगर फ्रॉड है तो फिर वो क्रिमिनल हो गया, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस होंगे। नाउ इसमें दिया है इंटेंशन जो है वो इंटेंशनल होता है, यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, मे बी वो इनोसेंटली या केयरलेसनेस नेग्लिजेंस की वजह से मिस रिप्रेजेंट कर रहा है चीज़ों को। यहाँ पे पर्सन को पता है कि वो गलत चीज़ बोल रहा है, यहाँ पे पर्सन को लग रहा है कि ये सही है, या फिर वो केयरलेसली वो चीज़ बोल रहा है। कैन लीड टू क्रिमिनल चार्जेस है। और पुनिटिव मतलब क्या? एग्जेम्पलरी, मतलब अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन मिलता है अगर सामने वाले ने फ्रॉड किया है। तो पुनिटिव इज एग्जेम्पलरी, अच्छा खासा डैमेजेस मिलता है, अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये जानबूझ के की हुई चीज़ नहीं है, इसमें भी आपको कॉम्पेंसेट तो करना पड़ेगा, लेकिन जो डैमेजेस हुए हैं मतलब नॉमिनल चार्जेस करने पड़ते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाता है। और रेमेडीज़ होती है उसमें कि रेसिशन होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। फिर डैमेजेस भी डिपेंड करता है कि टाइप क्या है आपका, इनोसेंट है, नेग्लिजेंट है, या फिर थोड़ा बहुत फ्रॉडुलेंट है, तो वो हिसाब से कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। लीगल एक्शन क्या होगा इसमें कि ये कॉन्ट्रैक्ट में भी आएगा और टॉर्ट में भी आएगा, क्योंकि आपने फ्रॉड किया है तो वो गलत भी है एज पर कॉन्ट्रैक्ट भी और एज पर टॉर्ट भी। तो इट डिपेंड्स कि मैं आपको क्रिमिनली लेके जा रही हूँ कि सिविल लेके जा रही हूँ। अ कॉज ऑफ एक्शन इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ही निपट जाता है, क्योंकि इसमें कोई क्रिमिनल बात नहीं है। द डिसीव्ड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस, वो डैमेजेस तो ऑब्वियसली क्लेम करेगी, और लॉसेस जो भी हुए हैं वो। अ डिसीव्ड पार्टी मे नॉट बी एबल टू क्लेम डैमेजेस फॉर लॉसेस सस्टेन। लेकिन इसमें हो सकता है कि अगर वो इंटेंशनली नहीं है, ये प्रूफ हो जा रहा है कि सिर्फ मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे हो सकता है वो डैमेजेस को क्लेम ना कर पाए और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे। ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर हमने कल ही किया है, फिर से नहीं करते हैं, बहुत डिटेल में किया है, तो वो चाहिए तो आप वीडियो देख लेना, मैं आज कर लूँगी, कल मुझसे नहीं हुआ। तो डिजिटल सिग्नेचर वही है कि डिजिटली साइन करते हैं, पेपर में साइन करने के बजाय उसमें ऑथेंटिसिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, और साइनर जो साइन करता है वो एनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड होता है। और ये काम कैसे करता है कि उसमें इनिशियली वो सब मैंने कल किया हुआ है, वो आप देख लेना, बहुत सिंपल है, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब ये है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। अ गारमेंट स्टोर, मुझे लगता नहीं है, ठीक है छोटा सा कर लेते हैं। अ गारमेंट स्टोर गेव द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, स्पेशल सेल फॉर टुमारो, मेंस वेयर रिड्यूस फ्रॉम 2000 to 1000। अब ये लीगल ऑफर है कि नहीं है? अब ये लीगल ऑफर नहीं है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। एडवर्टाइजमेंट इज जनरली नॉट अ वैलिड लीगल ऑफर, बट रादर एन इन्विटेशन टू ऑफर, या फिर इन्विटेशन टू ट्रीट, मतलब आप इनवाइट कर रहे हो कि कल स्पेशल ऑफर है, और कल जो है वो मेंस वेयर जो है वो 2000 से 1000 हो गए। तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ गुड्स फॉर सेल एट अ स्पेसिफाइड प्राइस is typically considered as an invitation to public to come and shop and make the offer to purchase। मतलब सिर्फ ऐड देना कि मेरी दुकान में जो है वो बुक्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं इनविटेशन टू ऑफ़र दे रही हूँ ताकि आप लोग आएँ और फिर आप मुझे काउंटर ऑफ़र करें कि ये बुक आप 100 में दोगे क्या, 90 में दोगे क्या। तो सिर्फ एडवर्टाइज करना ऑफ़र नहीं है, एडवर्टाइज करना इज अ इन्विटेशन टू ऑफर, तो ये भी एडवर्टाइज ही है। तो सेलर इज नॉट बाउंड टू सेल गुड्स टू एनीवन हु रेस्पॉन्ड्स एंड कैन रिफ्यूज अ पोटेंशियल कस्टमर्स ऑफर। अगर कोई उसको बोलता है 90 में दे रहे हो क्या, या फिर मुझे 10 पीस चाहिए दे रहे हो क्या, 100 पीस चाहिए दे रहे हो क्या, तो ये डिपेंड करता है ऑफरर के ऊपर, मतलब जिसका शॉप है सेलर के ऊपर, तो कि वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो यहाँ पे कोई बाउंड नहीं है, क्योंकि ये इनविटेशन टू ऑफ़र है। लेकिन अगर मैंने ऑफ़र किया स्पेसिफिकली मुकुंद जी को कि ये बुक आपको 100 रुपये में लेना है, तो फिर मैं इस ऑफ़र से मुकर नहीं सकती। उन्होंने बोला हाँ ले रहा हूँ, तो वो लेगी, तो उनको लेना पड़ेगा और मुझे भी देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इन्विटेशन टू ऑफर्स है, एडवर्टाइजमेंट है, तो आई कैन ऑलवेज से कि अभी शॉप बंद हो गया है, स्टॉक ख़त्म हो गया है, या मैं नहीं दे सकती हूँ, इतने कम में नहीं होगा। तो आई हैव अ पावर
कि मैं सेल करूं और ना भी करूं। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि स्टॉक लिमिटेड है, या फिर कोई और रूल्स है, या फिर कोई आपको लग रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो है वॉयलेट होगा, तो ऐसे केसेस में आप हो सकता है कि आप ना भी सेल करो। द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन कस्टमर मेक्स एन ऑफर। तो कॉन्ट्रैक्ट कब फॉर्म होगा? ये ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर होता है तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्योंकि ऑफर जब एक्सेप्ट होता है तब वो एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है वो ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन यही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, ये लीगल ऑफर है या नहीं है, ये वैलिड लीगल ऑफर नहीं है, ये सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, पी सेज टू क्यू, J will sell you a camera. P owns 3 different type of cameras to various prices. अब ये वैलिड ऑफर है या नहीं है? कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कौन सी कैमरा कितने में, कभी कुछ नहीं दिया हुआ। बस P बोल रहा है Q को कि J तुमको कैमरा सेल करेगा, खुद का भी नहीं, दूसरे के लिए बोल रहा है J तुमको कैमरा सेल करेगा। कितने में सेल करेगा, कहाँ पे है, कौन सी कैमरा है, कुछ डिटेल नहीं दिया है, तो ये भी एक वैलिड ऑफर नहीं है। An auctioneer displays a painting before a gathering in an auction sale. तो ऑक्शनर जो पेंटिंग रख रहा है ऑक्शन सेल के लिए, तो ऑक्शंस जो कभी भी होते हैं ना, तो ऑक्शनर डिस्प्लेइंग अ पेंटिंग इन ऑक्शन सेल इज एंगेजिंग इन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बिडर्स। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इनविटेशन टू ऑफर दे रही हूँ कि आप लोग ऑफर दो। ये भी एक ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है। कोई बोलेगा ये जो पेंटिंग है 10,000 में, दूसरा बोलेगा 20,000 में, तीसरा बोलेगा 30,000 में, कोई बोलेगा 40,000 में। तो यहाँ पे ये लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं, मैंने तो सिर्फ एक चीज़ रखी है जो ऑक्शन करने के लिए रखी है। तो यहाँ पे जो है इनविटेशन टू ऑफर है, ये इसके कंसेप्ट ये है कि विजिबिलिटी एंड इंस्पेक्शन होता है, मतलब क्लियरली वो आर्ट वर्क दिखाऊंगी मैं बताऊंगी उसकी साइज़, उसकी फ्रेमिंग, उसकी कंडीशंस, उसके डिटेल्स। फिर यहाँ पे उसके मैं इंटरेस्ट क्रिएट करूँगी कि ये पेंटिंग वो है, इसको 50 दिन लगे थे बनाने में, इसमें ऐसे कलर्स यूज़ हुए हैं, ये पेंटिंग इतनी पॉजिटिव है कि आप अपने अगर घर में रखोगे तो पॉजिटिविटी आएगी, लक्ष्मी माता आएंगी फटाफट, जो भी है कुछ भी है। फिर फॉर्मल इंट्रोडक्शन, उसमें मैं उसका फॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगी, ये कब बना है, इसकी कहाँ से आई है, ये कौन से आर्टिस्ट ने बनाई है ये। फिर मैं एस्टेब्लिशिंग द ऑफर्स करूँगी इन लीगल सेंस। डिस्प्लेइंग द आइटम, आस्किंग फॉर द बिड्स इज कंसिडर्स इनविटेशन टू ऑफर। ये कोई ऑफर नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है। जैसे ही वो ऑफर या बिड करेंगे ऑक्शन के लिए, तब मैं अगर एक्सेप्ट या डिक्लाइन करूँगी, तब वो ऑफर जो है वो एक्सेप्ट होगा, उसके बाद वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। नाउ डॉक्टर अनिल इज मिस्टर राम्स मेडिकल एडवाइजर। ही डिमांड्स money from Mr. Ram, which Mr. Ram declines to pay. Dr. Anil then threatens to make known the effect of Mr. Ram's communication to him as a patient. This is contrary to Dr. Anil's duty. अब बात यह है कि डॉक्टर अनिल के पास, डॉक्टर अनिल जो है वो राम के डॉक्टर है। अब उन्होंने राम से कुछ पैसा मांगा, जो कि राम ने पेमेंट करने से इनकार कर लिया, मतलब डॉक्टर की फीस देने के लिए मना कर लिया। अब डॉक्टर उसको क्या थ्रेट करते हैं कि तुम्हारी जो भी बीमारी है, जो मतलब तुम्हारी कोई भी जो सीक्रेट्स हैं, वो मैं सबको बता दूंगा। डॉक्टर अनिल थ्रेटन्स टू मेक नोन द इफेक्ट ऑफ राम कम्युनिकेशन। जो भी हमारी कम्युनिकेशन हुई है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, वो मैं उसको नोन कर दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। तो क्या ये डॉक्टर अनिल की ड्यूटी से कॉन्ट्ररी है? क्वेश्चन ये है। ऑफ कोर्स कॉन्ट्ररी है। आपके प्रोफेशन में आपको ये कोई भी राइट नहीं देता है कि आप किसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप सीए हो, चाहे हो एडवोकेट हो। आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं कर सकते हो। उसके लिए किसी को धमकाना वो भी गलत है। हाँ, उसकी बात भी गलत है, वो आपको फीस नहीं दे रहा है, लेकिन उसके अलग रास्ते हैं। तो कैन मिस्टर राम सू फॉर एन इंजंक्शन टू रेस्ट्रेन डॉक्टर अनिल फ्रॉम डूइंग सो? तो अभी जो राम है वो कोर्ट जाके कॉम्पेंसेशन तो नहीं मांगेगा, वो क्या करेगा? इंजंक्शन की मांग करेगा। इंजंक्शन मतलब हमने पढ़ा है, इंजंक्शन मतलब कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर इशू करती है जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करती है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग।
तो मतलब यहाँ कुछ प्रोहिबिट करेगी कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना है, या फिर कोर्ट बोलेगी कि तुमको इसका जो कम्युनिकेशन है, जो उसके पर्सनल डिटेल है, वो किसी को नहीं बोलने हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कोर्ट इतना ही ऑर्डर करेगी, तो इसीलिए उसे इंजंक्शन बोलते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में दिया है, हो सकता है वो पूछ सकते हैं कि मिस्टर राम जो है वो कौन से बेस पे अनिल को सू कर सकते हैं, तो इंजंक्शन के लिए ही मांग कर सकते हैं वो। तो सबसे पहले तो ये है डॉक्टर अनिल, उसने गलत किया है या नहीं, तो यस उसने गलत किया है। यहाँ पे यस मिस्टर राम कैन सू फॉर एन इंजंक्शन टू प्रिवेंट डॉक्टर अनिल फ्रॉम डिस्क्लोजिंग हिज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो हाँ, ये सू कर सकता है डॉक्टर अनिल के अगेंस्ट, और कोर्ट को बोल सकता है कि आप इंजंक्शन इशू करो और उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, उसे कह दो कि वो मेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक ना करे। तो ये इंजंक्शन है। अब यहाँ पे कॉम्पेंसेशन की बात है नहीं है, तो ये कहाँ आएगा? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आएगा। तो इंजंक्शंस और डिक्लेरेटरी डिक्री, ये दोनों चीज़ें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर आती है। अब तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से और भी बहुत चीज़ें आती हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 मेंशंस 2 मेन टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस। एक तो प्रोहिबिटरी होता है, एक मैंडेटरी होता है, हमने देखा है एक टेम्पररी भी होता है। वो टेम्पररी या प्रिलिमिनरी कब होता है? जब कोई केस के लिए हियरिंग बाकी है, कुछ और बाकी है, या इंटरमीडियरी बीच में कोर्ट बोल रही है कि इस पे हॉल्ट लगाओ, स्टे लगाओ, तब होता है। यूजुअली प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी इंजंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोहिबिटरी इंजंक्शन है, कोर्ट प्रोहिबिट कर रही है डॉक्टर अनिल को कि आप जो है उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते हो। अ प्रोहिबिटरी इंजंक्शन would stop Dr. Anil from disclosing the information, while a mandatory injunction could order him to destroy any records of that communication to prevent a breach of confidentiality. अब ये डॉक्टर की रेपुटेशन के ऊपर है कि कोर्ट उसको प्रोहिबिटरी इंजंक्शन देगी या मैंडेटरी इंजंक्शन देगी। प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कब देगी? जब वो सिर्फ कोर्ट प्रोहिबिट करेगी कि आप है ना इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते हो। मैंडेटरी इंजंक्शन कब देगी? कोर्ट बोलेगी वो पेपर्स ही फाड़ दो, क्वेश्चन ही खत्म, आपके पास पेपर्स ही नहीं होंगे, डिटेल ही नहीं होगा, तो आप किसी को लीक कर ही नहीं पाओगे। तो कोर्ट मैंडेटरी भी इंजंक्शन इशू कर सकती है कि आप, कोर्ट बोलेगी कि इसके रिकॉर्ड्स जो है वो डिस्ट्रॉय कर दो या कोर्ट में सबमिट कर दो, ताकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को कभी तोड़ ना पाए, ब्रीच ना कर पाए। अब कैन मिस्टर राम सू फॉर इंजंक्शन? यस, मिस्टर राम कैन सू फॉर एन इंजंक्शन. A doctor's duty to confidentiality to their patient is a well-established legal and ethical obligation. तो ये moral duty है, moral obligation है डॉक्टर का कि वो confidentiality को establish करके रखे, लीक ना करे। डॉक्टर अनिल्स threat to disclose confidential information is a breach of his duty. तो ये डॉक्टर की ड्यूटी का तोड़ना है, वायलेशन करना है। मिस्टर राम कैन सीक एन इंजंक्शन टू restrain डॉक्टर अनिल फ्रॉम डूइंग सो। तो राम जो है वो इंजंक्शन के लिए जा सकते हैं और डॉक्टर अनिल जो है उन पे प्रोहिबिटरी या मैंडेटरी इंजंक्शन लग सकता है। कितने इंजंक्शंस होते हैं? अभी हमने किया प्रोहिबिटरी, मैंडेटरी, टेम्पररी और परमानेंट, वही है सेम। टेम्पररी को प्रिलिमिनरी या इंटरमीडियरी भी बोलते हैं क्योंकि वो बीच में होता है, और फिर वो फॉर द टाइमिंग होता है जब तक उसका केस का पूरा ट्रायल ख़त्म ना हो। आई थिंक अभी बहुत है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग बाकी का कल करेंगे, बट ये जो हम कर रहे हैं ना, आई बिलीव कि हमारा बहुत कवर हो रहा है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो रहा है। इंस्टेड ऑफ हम कुछ और एक कोई टॉपिक करें, टॉपिक वाइज जाएं, तो फिर इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई बिलीव।